accounts, business studies, economics, Commerce 985। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखती है। यही वो चीज़ है जो एक टीम को सिर्फ कुछ साथ काम करने वाले लोगों के ग्रुप से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बनाती है। और वो शक्ति है मैनेजमेंट। तो चलिए आज इसी सब्जेक्ट की गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है कि कुछ टीमें बस क्लिक कर जाती हैं, मतलब जबरदस्त रिजल्ट्स देती हैं, जबकि दूसरी टीमें बस लड़खड़ाती रहती हैं? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? मैनेजमेंट का असली मतलब समझने में। और आज हम वही पता लगाने वाले हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। ये जो मैनेजमेंट है ये आखिर है क्या? क्या ये एक क्रिएटिव स्किल है, मतलब एक आर्ट की तरह, या फिर ये एक फॉर्मल डिसिप्लिन है जैसे डॉक्टर या लॉयर का प्रोफेशन? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है ये यहाँ साफ दिखता है। सोचिए एक डांसर के बारे में। उसके पास थ्योरी का ज्ञान तो होता है ना, लेकिन वो उसे अपने यूनिक स्टाइल में पेश करता है। बिल्कुल वैसे ही एक मैनेजर भी अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपने पर्सनल स्टाइल में इस्तेमाल करता है। एक्सपीरियंस के साथ वो बेहतर होता जाता है, नई नई चैलेंजेस से सीखता है। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैनेजमेंट बिल्कुल एक कला है। लेकिन क्या ये एक प्रोफेशन भी है? यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। हाँ, नॉलेज का एक पूरा सिस्टम तो है, बिल्कुल है, लेकिन डॉक्टर्स या लॉयर्स की तरह कोई कंपल्सरी डिग्री या कोई लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मतलब कोई सख्त नियम नहीं है जिन्हें मानना ही पड़े। इसीलिए इसे अभी तक एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं माना जा सकता। तो अब ये तो समझ आ गया कि मैनेजमेंट क्या है। अब सवाल ये उठता है कि मैनेजर है कौन? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, एक पिरामिड की तरह, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं। इस पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर यहाँ होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये है विजनरीज, सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन। इनका काम है बड़ी पिक्चर देखना, कंपनी के लिए बड़े बड़े गोल सेट करना और ये पक्का करना कि ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि फले फूले भी। अब इनके ठीक नीचे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। ये वो लोग हैं जो डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। इन्हें आप टॉप मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज और जमीन पर काम कर रहे लोगों के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। ये पॉलिसीज को समझाते हैं, रिसोर्सेज का इंतजाम करते हैं और अपनी टीम्स को मोटिवेट करते हैं। और फिर इस पिरामिड के बेस पर हमारे पास है लोअर लेवल, या कहें तो सुपरवाइजरी मैनेजर्स। ये हैं सुपरवाइजर्स और फॉरमैन, जो असल में वर्कफोर्स के साथ सीधे डे टू डे कांटेक्ट में रहते हैं। इनका काम है क्वालिटी और सेफ्टी पक्की करना, और ये मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच एक टू वे कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? सोचिए, जो अथॉरिटी है, मतलब फैसले लेने की पावर, वो एक झरने की तरह ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को निर्देश देता है, मिडिल वाला लोअर को, और इसी तरह ये पावर नीचे वर्कफोर्स तक पहुंचती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही ठीक उल्टी दिशा में बहती है, नीचे से ऊपर की ओर। जो वर्कफोर्स है वो अपने सुपरवाइजर को जवाब देती है, सुपरवाइजर अपने मैनेजर को, और ये सिलसिला ऐसे ही टॉप तक जाता है। ये एक टू वे सिस्टम है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाए रखता है। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पर हो, टॉप, मिडिल या लोअर, वो कुछ कोर फंक्शंस तो करता ही है। इन्हें आप एक मैनेजर की प्लेबुक के बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इन पर। तो ये 5 है। सबसे पहले प्लानिंग यानी गोल सेट करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम और रिसोर्सेज को अरेंज करना, नंबर 3 स्टाफिंग, सही जॉब के लिए सही इंसान को ढूंढना, चौथा डायरेक्टिंग यानी टीम को लीड करना, मोटिवेट करना, और आखिर में 5वां कंट्रोलिंग, ये देखना कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। लेकिन रुकिए, इन लेवल्स और फंक्शंस से भी बढ़कर एक चीज है, एक ऐसी फोर्स जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है। यही है मैनेजमेंट का असली सार, उसका दिल। और वो सार है कोऑर्डिनेशन।
इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म में ऑडियो और वीडियो का परफेक्ट सिंक होता है। अगर जरा भी आगे पीछे हो जाए तो सब गड़बड़। कोऑर्डिनेशन यही पक्का करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे अलग-अलग हिस्से, सारे डिपार्टमेंट्स एक कॉमन गोल के लिए एक साथ हार्मनी में काम करें। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि कोऑर्डिनेशन कोई अलग से छठा फंक्शन नहीं है। नहीं, ये तो वो धागा है जो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक बाकी सभी पांचों फंक्शंस को आपस में पिरोता है। ये मैनेजमेंट के हर सिंगल एस्पेक्ट में मौजूद है। तो सवाल ये है कि ये कोऑर्डिनेशन आखिर सबसे ज्यादा जरूरी कब होता है? कुछ खास सिचुएशंस हैं जहां इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी बिखर सकता है। ऐसी 3 मेन सिचुएशंस हैं जहां इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ही सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क तय करता है। पहला, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। सोचिए, एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी 10 लोगों से बढ़कर 100 लोगों की टीम बन जाती है। अब ज्यादा लोग, ज्यादा डिपार्टमेंट्स, तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना? यहीं पर कोऑर्डिनेशन ये पक्का करता है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दूसरा, जब डिपार्टमेंट स्पेशलाइज हो जाते हैं। इसका एक फैंसी नाम भी है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर डिपार्टमेंट अपने काम का एक्सपर्ट बन जाता है। अब सोचिए, सेल्स टीम ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए डिस्काउंट देना चाहेगी, लेकिन फाइनेंस टीम कहेगी नहीं, कॉस्ट कम रखो। कोऑर्डिनेशन के बिना ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के खिलाफ ही काम करने लगेंगे। और तीसरा, जब एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। स्पेशलिस्ट्स को अक्सर लगता है कि उनका तरीका ही सबसे बेस्ट है और इसी से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जैसे मार्केटिंग का एक्सपर्ट कहेगा कि एक बड़ा महंगा कैंपेन चलाते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी का हेड शायद कोई और सॉल्यूशन बताएगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन का काम है इन सब अलग-अलग एक्सपर्ट ओपिनियंस को एक साथ लाना और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अच्छी हो। तो इस पूरी चर्चा के अंत में बस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। अपने टीम या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। क्या वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड है, जहां सब हिस्से बस एक साथ रख दिए गए हैं, या फिर वो सच में कोऑर्डिनेटेड है, एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह? क्योंकि याद रखिए, एक टीम को सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड से कोऑर्डिनेटेड बनाना वही वो मोमेंट है जहां ऑर्डिनरी मैनेजमेंट ग्रेट बन जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.